स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। जी। ये डॉक्टर शशि थरूर की 2012 की किताब है पैक्स इंडिका, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी। उसका एक डिटेल्ड सारांश है हमारे पास। बिल्कुल। और आज की हमारी पूरी चर्चा इसी सारांश पर ही आधारित रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि भारत की विदेश नीति, दुनिया में उसकी जगह और ये जो पैक्स इंडिका की सोच है, इसे समझें। हाँ बिल्कुल। और इस सारांश के जरिए मतलब हमारा इरादा यही है कि लेखक ने जो विश्लेषण किया है उसकी गहराई में जाएं। भारत कैसे अपनी विदेश नीति बना रहा है, उसकी वैश्विक भूमिका क्या हो सकती है, और ये पैक्स इंडिका की जो बात है असल में इसका मतलब क्या है। और देखिए, इस सारांश का जो सेंट्रल आइडिया है वो अपने आप में काफी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत को सिर्फ अपनी घरेलू दिक्कतों में ही फंसे रहना चाहिए या फिर दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए एक्टिव होना चाहिए। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये सारांश कहता क्या है इस बारे में। पुस्तक का जो मूल तर्क है, जैसा इसमें बताया गया है, वो यही है कि भारत को अब आत्मविश्वास के साथ दुनिया के मंच पर सामने आना चाहिए। हाँ, और ये सारांश इस पे खास जोर देता है कि लेखक के हिसाब से भारत की ताकत सिर्फ फौजी या आर्थिक नहीं है। अच्छा। बल्कि असली शक्ति तो उसकी संस्कृति में है, उसके लोकतांत्रिक मूल्यों में है, उसकी जो विविधता है उसमें है। सारांश के मुताबिक पुस्तक इन चीजों को भारत की वैश्विक पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा मानती है। ये कोई दिखावटी चीज नहीं है। मतलब वो सॉफ्ट पावर वाली बात। बिल्कुल वही सॉफ्ट पावर जिसका जिक्र आगे भी आएगा। ठीक है। तो अगर भारत को वैश्विक मंच पर ज्यादा सक्रिय होना है तो पहले ये समझना होगा कि उसकी विदेश नीति यहाँ तक पहुंची कैसे है। सारांश में देखें तो आजादी के बाद नेहरू जी की गुट निरपेक्षता की नीति थी। जी। मतलब जब भारत बड़े गुटों से दूर रहता था, वहां से लेकर आज का जो मल्टीलैटरल अप्रोच है, इस सफर को ये दस्तावेज कैसे दिखाता है। देखिए, ये सारांश इस बदलाव को एक क्रमिक विकास की तरह दिखाता है, पर साथ ही ये भी कहता है कि ये एक जरूरी रणनीतिक बदलाव भी था। गुटनिरपेक्षता वो समय की जरूरत थी। भारत नया नया आजाद हुआ था, दुनिया कोल्ड वॉर में बटी थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, भारत की अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ी, तो विदेश नीति भी बदली। सारांश बताता है कि पुस्तक इसे सिर्फ मजबूरी नहीं मानती, अच्छा। हाँ, बल्कि भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का नतीजा मानती है। अब भारत सिर्फ नियमों को मानने वाला देश नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि दुनिया के एजेंडा तय करने में उसका भी रोल हो। एक तरह से कहें तो रूल टेकर से रूल मेकर बनने की तरफ एक कदम, जैसा कि सारांश इशारा करता है। ये दिलचस्प है। और ये बदलाव सिर्फ बड़ी ताकतों के साथ रिश्तों में ही नहीं, बल्कि अपने पड़ोस में भी तो दिखना चाहिए। सारांश के मुताबिक किताब पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनके साथ भारत के जो उलझे हुए अक्सर तनाव वाले रिश्ते हैं उनका विश्लेषण कैसे करती है। इसमें क्षेत्रीय कूटनीति की, कभी संघर्ष तो कभी सहयोग की, किन रणनीतियों का जिक्र है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, और सारांश इस बात को साफ करता है कि पुस्तक इन पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों की जो जटिलता है उसे पूरी तरह मानती है। कोई आसान जवाब नहीं है वहां। सही बात है। पाकिस्तान के साथ देखिए, ऐतिहासिक दुश्मनी है, आतंकवाद का मुद्दा है। चीन के साथ सीमा विवाद है, बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश हैं जिनके साथ कभी सांस्कृतिक करीबी है तो कभी राजनीतिक उतार चढ़ाव। ये सब भारत की विदेश नीति के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। तो कोई एक फॉर्मूला सुझाया गया है सारांश में? नहीं, कोई एक फॉर्मूला नहीं। सारांश के हिसाब से पुस्तक एक मिलीजुली रणनीति की बात करती है। मतलब बातचीत का रास्ता खुला रखो, कूटनीति इस्तेमाल करो, आर्थिक सहयोग बढ़ाओ, और हाँ, जरूरत पड़े तो अपने हितों के लिए दृढ़ भी रहो। लक्ष्य क्या है? जैसा सारांश बताता है, एक ऐसा स्थिर और सहयोगी पड़ोस बने जहां भारत की सुरक्षा और विकास हो सके। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, कांटों भरा है। अच्छा, तो पड़ोस की इन मुश्किलों से आगे बढ़ें। अगर हम बड़ी वैश्विक शक्तियों को देखें, अमेरिका, रूस, यूरोपियन यूनियन, खाड़ी देश, इनके साथ भारत के संबंधों पर सारांश क्या कहता है? यहाँ सारांश एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाता है जो अब किसी एक खेमे में नहीं है। हाँ, वो तो दिखता है। बिल्कुल, वो अपने हितों के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ अलग अलग स्तर पर साझेदारी कर रहा है। ये कोल्ड वॉर के बाद की दुनिया की सच्चाई है, मल्टीपोलर वर्ल्ड। सारांश बताता है कि पुस्तक अमेरिका के साथ बढ़ती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का विश्लेषण करती है। क्यों? चीन का उभार है, साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं। ठीक है। और खाड़ी देश? हाँ, खाड़ी देशों के साथ सिर्फ तेल या ऊर्जा सुरक्षा की बात नहीं है। वहां लाखों भारतीय रहते हैं, उनके हितों की रक्षा भी एक बड़ी चिंता है।
तो कुल मिलाकर सारांश एक ऐसे भारत को दिखाता है जो बड़ी समझदारी से, कुशलता से इन अलग अलग ताकतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसे आप मल्टी अलाइनमेंट कह सकते हैं। और इसी वैश्विक संतुलन और बढ़ते कद की जो इच्छा है, उसका एक बड़ा सिंबल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की भारत की दावेदारी भी है। क्या सारांश इस पर भी कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये स्थायी सदस्यता की दावेदारी का जिक्र सारांश में प्रमुखता से है। पुस्तक, जैसा सारांश में लिखा है, इसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और जिम्मेदारियों का एक स्वाभाविक अगला कदम मानती है। अच्छा, तर्क क्या दिया गया है? तर्क यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल पीस कीपिंग में इतना योगदान देता है, तो ऐसे देश को दुनिया के सबसे ताकतवर मंच पर स्थायी जगह मिलनी चाहिए। सारांश के अनुसार पुस्तक का मानना है कि ये सिर्फ भारत के हित में नहीं है। तो किसके हित में है? ये संयुक्त राष्ट्र को आज की दुनिया के लिए ज्यादा प्रासंगिक, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए भी जरूरी है। ये सिर्फ एक अधिकार की मांग नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में ज्यादा जिम्मेदारी लेने की पेशकश भी है, ऐसा सारांश इंगित करता है। आपने शुरू में सॉफ्ट पावर का जिक्र किया था। जब हम वैश्विक प्रभाव की बात करते हैं तो फौजी ताकत या आर्थिक ताकत, मतलब हार्ड पावर के अलावा ये सॉफ्ट पावर भी बहुत मायने रखती है। सारांश के अनुसार पुस्तक भारत की इस सॉफ्ट पावर, जैसे बॉलीवुड, योग, हमारा लोकतंत्र, विदेशों में बसे भारतीय, इसके असर पर कैसे जोर देती है। यहाँ बात बहुत रोचक हो जाती है। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है और सारांश इस पर काफी विस्तार से बात करता है। इसके मुताबिक पुस्तक भारत की सॉफ्ट पावर को कोई छुपा हुआ हथियार नहीं मानती। अच्छा? नहीं, बल्कि इसे विदेश नीति का एक एक्टिव, एक शक्तिशाली स्तंभ मानती है। जरा सोचिए, दुनिया भर में बॉलीवुड फिल्मों की जो पहुंच है, योग और ध्यान की लोकप्रियता बढ़ रही है। हाँ, वो तो है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विदेशों में जो सफल और प्रभावशाली भारतीय बसे हैं, NRI, PIO, ये सब मिलकर दुनिया में भारत की एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो आकर्षक है, जिसमें कोई धमकी नहीं दिखती। सही। सारांश साफ करता है कि पुस्तक इन्हें सिर्फ कल्चरल एक्सपोर्ट नहीं मानती, बल्कि ये सांस्कृतिक कूटनीति है, लोकप्रियता पर आधारित प्रभाव है, ये रणनीतिक साधन है। मतलब एक ऐसी ताकत जो बिना दबाव के काम करती है। क्रांति तेजी से बढ़ रही थी, विदेश नीति भी इससे अछूती नहीं रह सकती थी। सारांश विदेश मंत्रालय के आधुनिकीकरण, सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल और पब्लिक डिप्लोमेसी, मतलब आम जनता तक सीधे पहुंचने की कूटनीति, इस पर क्या कहता है। इसमें पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी, जन केंद्रित विदेश नीति की जरूरत का भी जिक्र है। हाँ, ये दिखाता है कि पुस्तक उस वक्त भी आगे की सोच रही थी। सारांश इस बात पर रोशनी डालता है कि लेखक ने तभी ये पहचान लिया था कि टेक्नोलॉजी विदेश नीति चलाने का तरीका बदलने वाली है। विदेश मंत्रालय को सिर्फ बंद कमरों में काम करने वाली संस्था नहीं रहना चाहिए, उसे ज्यादा खुला होना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, आम लोगों से जुड़ना होगा। ये जरूरत बताई गई थी। सोशल मीडिया का रोल? सोशल मीडिया को सिर्फ मैसेज पहुंचाने का जरिया नहीं देखा गया, बल्कि दुनिया भर के लोगों से सीधा संवाद करने, उनकी राय जानने और भारत का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने का एक शक्तिशाली मंच माना गया। और ये जन केंद्रित विदेश नीति? हाँ, वो जो जन केंद्रित विदेश नीति की बात सारांश में है, उसका मतलब यही है कि विदेश नीति अब सिर्फ नेताओं या डिप्लोमेट्स का काम न रहे, उसमें आम नागरिकों की उम्मीदें, जरूरतें, उनकी भागीदारी भी शामिल हो। सारांश इशारा करता है कि पुस्तक मानती थी कि टेक्नोलॉजी इस बदलाव को मुमकिन बनाने में अहम रोल निभाएगी, कूटनीति ज्यादा पारदर्शी बनेगी, ज्यादा सहभागी बनेगी। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ें, बदलती विदेश नीति, पड़ोसियों और वैश्विक शक्तियों से रिश्ते, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल, तकनीक का असर, इन सबको ध्यान में रखते हुए अब हम किताब के शीर्षक पर आते हैं, पैक्स इंडिका। सारांश के हिसाब से इस शब्द का मतलब क्या है? क्या ये किसी तरह की भारतीय शांति स्थापित करने की बात है? मतलब इस सब का निचोड़ क्या है? पैक्स इंडिका, हाँ, भारतीय शांति। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, सही कहा आपने। और इतिहास में पैक्स रोमाना या पैक्स ब्रिटानिका जैसी बातें हुई हैं। हाँ, जहां एक बड़ी ताकत अपने इलाके में शांति बनाए रखती थी, वही ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल दुनिया में शांति, स्थिरता और सबके विकास को बढ़ावा देने के लिए करे। ये एक ऐसी भूमिका है जिसमें भारत जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के आधार पर नेतृत्व करे। लोकतंत्र, बहुलतावाद, बातचीत, सबको साथ लेकर चलना, ये एक अग्रणी शक्ति, लीडिंग पावर बनने की बात है, ना कि सिर्फ एक संतुलनकारी शक्ति, बैलेंसिंग पावर।
सारांश इसे भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी लेकिन जिम्मेदार भूमिका के रूप में दिखाता है, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये लेखक का नजरिया है, जैसा सारांश में दिया गया है। तो संक्षेप में कहें तो आज की इस चर्चा में हमने इस डिटेल्ड सारांश के जरिए डॉक्टर थरूर के किताब पैक्स इंडिका के जो मुख्य तर्क थे उन्हें समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये सारांश भारत की विदेश नीति के सफर को गुटनिरपेक्षता से मल्टीलैटरल ग्लोबल एंगेजमेंट तक दिखाता है। जी, हमने पड़ोसी देशों और बड़ी ताकतों के साथ भारत के जो जटिल रिश्ते हैं उन पर बात की, सॉफ्ट पावर के खास महत्व को समझा और डिजिटल युग में विदेश नीति कैसे बदल रही है उस पर भी गौर किया। हाँ, और आखिर में हमने पैक्स इंडिका की उस सोच को समझने की कोशिश की जो भारत के लिए एक ज्यादा एक्टिव और जिम्मेदार ग्लोबल रोल देखती है। बिल्कुल। और जैसा कि सारांश खुद इशारा करता है, ये दस्तावेज सिर्फ विदेश नीति का कोई सूखा सा अकादमिक विश्लेषण नहीं है। नहीं, ये उससे ज्यादा है। हाँ, ये भारत की वैश्विक पहचान, उसकी जो नई जिम्मेदारियां बन रही हैं और 21वीं सदी में दुनिया में उसकी क्या जगह हो सकती है, इस पर एक बड़ा चिंतन पेश करने की कोशिश है। सारांश ये भी बताता है कि ये किताब उन सब के लिए बहुत काम की हो सकती है जो भारत की दुनिया में भूमिका, उसकी विदेश नीति की बारीकियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बदलते माहौल को समझना चाहते हैं। ये 2012 के समय में भारत के वैश्विक नजरिए पर एक अहम दस्तावेज की तरह है, जिसके विचारों पर आज भी बहस और चर्चा हो सकती है। ये वाकई गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातचीत रही। हाँ, और शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं जो सीधे तौर पर इस सारांश और इसके प्रकाशन के साल 2012 से जुड़ा है। हाँ, जरूर। तो सवाल ये है कि ये देखते हुए कि इस किताब को छपे अब एक दशक से ज्यादा हो गया है, पैक्स इंडिका में जिस तरह की वैश्विक भूमिका की कल्पना भारत के लिए की गई थी, वो राह पिछले 10-12 सालों में कितनी बदली है या उसी दिशा में आगे बढ़ी है? अच्छा सवाल है। आज का जो बदलता हुआ ग्लोबल माहौल है, उसमें सारांश में जिन पहलुओं पर चर्चा की गई है, चाहे वो पड़ोसी देशों से संबंध हो, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल हो या बड़ी ताकतों के साथ संतुलन साधना हो, उनमें से कौन से आपको ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं और कौन से शायद कम? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा कि क्या दुनिया और भारत उस रास्ते पर हैं जिसकी रूपरेखा इस सारांश में खींची गई की, या मंजिलें और रास्ते दोनों ही बदल गए हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। यकीनन सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।